हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। समग्र का मतलब होता है कि इकट्ठा, आप इकट्ठा कर रहे हो कुछ चीज़ों को। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि इंटीग्रेटेड स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम जब हम बोलते हैं तो वो एक नई स्कीम होती है जो बाकी जो कुछ एक पुरानी स्कीम होती है उनको जो है इंक्लूड करती है अपने में, इसीलिए उसको अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए। और कौन कौन सी स्कीम्स को जो है ये इंक्लूड करेगी? एक करेगी सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी। तो ये इन तीनों जो स्कीम्स हैं इनको इंटीग्रेट करेगी, इसके अंडर आएंगे, ये सब स्कीम्स बन जाती हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंडर। इसीलिए जो है इसके अंडर ये तीनों हैं तो ये अम्ब्रेला स्कीम भी हो जाती है। और ये इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए। इंटीग्रेटेड का मतलब सर्व शिक्षा अभियान क्या था कि आप जो है एलिमेंट्री एजुकेशन या यूनिवर्सल एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा क्या हो गया? 12th तक की सेकेंडरी एजुकेशन जो है, और टीचर एजुकेशन। तो ये प्री प्राइमरी से या प्री स्कूल हम बोल सकते हैं, प्री स्कूल से 12th तक की एजुकेशन से रिलेटेड है। इसीलिए क्योंकि जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक था वो माध्यमिक शिक्षा के लिए था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था वो हायर एजुकेशन के लिए था, लेकिन ये जो है ओवरऑल स्कूल एजुकेशन, कंप्लीट स्कूल एजुकेशन को जो है इंक्लूड करती है। दूसरा, ये किस लिए की गई? ताकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो है फोकस कर सकें और एम्फेसिस कर सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि जब आप रेगुलर और डिसेबल्ड सभी तरह के स्टूडेंट्स को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाते हैं, ठीक है। इक्विटेबल यानी कि इक्विटी होनी चाहिए, और क्वालिटी, ऑब्वियसली एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है जब हम किसी भी स्कीम की बात करते हैं। दूसरा जो है ये किस तरह से फोकस करेगी, इसके फोकस एरिया है 2 T's। मान लीजिए ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में या कभी आता है कि समग्र शिक्षा अभियान किस चीज पे फोकस करती है, तो वो 2T के ऊपर फोकस करती है। T यानी टीचर और T यानी टेक्नोलॉजी। तो टीचर और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करके ये जो है स्कूल एजुकेशन में इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन जो है लाने की कोशिश करते हैं। टीचर यानी कि ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो टीचर की एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि टीचर की नॉलेज एनहेंस होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करके आप जो है किसको, एजुकेशन को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2T के ऊपर फोकस करेगी, ये हमें ध्यान रखना है। 2T पे फोकस करके ये क्या करना चाहेंगे? क्वालिटी एजुकेशन को एम्फेसाइज करना चाहेंगे। दूसरा जो है ये किसके हिसाब से काम करेगी? SDG गोल्स फॉर एजुकेशन। SDG गोल्स में इन्होंने 2 गोल्स जो है वो फोकस किए हैं, एक है SDG 4.1 और एक है SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत सारे गोल्स होते हैं ये, जिसमें से इन्होंने इन 2 पे फोकस किया है, 4.1 और 4.2 पे। अब 4.21 जो है वो क्या बोलता है कि ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, उनको क्या मिलनी चाहिए? फ्री, इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। कहाँ पे? प्राइमरी और जो है सेकेंडरी लेवल पे। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जब हम मिला रहे हैं तो पूरी स्कूल एजुकेशन हो गई। तो सभी गर्ल्स एंड बॉयज को, यहाँ पे कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको फ्री, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? विच विल लीड टू रेलेवेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो ये जो है 4.1 गोल है। दूसरे गोल की अगर हम बात करें तो दे टॉक अबाउट एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि आप जेंडर को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं जेंडर को लेके। तो जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो सिरे से निकाल रहे हैं कि हमें एलिमिनेट करनी है ये कैसे भी करके। ठीक है, तो ये इनका फोकस एरिया है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये किससे? RTE एक्ट 2009 को जो है सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। RTE एक्ट 2009 में भी राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हुई थी कि आपको 6 to 14 एज का जो बच्चा है उसको बेसिक एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। तो RTE एक्ट के अंडर जो जो चीजें आती हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। दूसरा, जब हम इसके फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं कि पैसा कौन देगा, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
स्कीम जो है, जब कोई भी स्कीम बनती है तो वो बहुत तरह के होते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो सकती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो सकती है। जब हम स्पॉन्सर्ड वर्ड यूज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि डिवाइड हो रहा है, जो भी खर्च है या जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बीच में जो है वो डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करते हैं तो वो 100% जो है किसके अंडर आती है, सेंट्रल स्कीम के अंडर, सेंटर के अंडर। तो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर क्या फंडिंग पैटर्न है, 90 और 10 का रेशियो होगा, यानी 90 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% खर्चा कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। लेकिन ये किसके लिए है, ये नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए है। जैसे हम 7 सिस्टर स्टेट बोल देते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न और उन स्टेट्स के, हिमालयन स्टेट्स के लिए है 90 और 10 का रेशियो। 60-40 का रेशियो होगा जो बाकी बचे हुए स्टेट्स हैं, प्लस वो यूटीज जिनमें क्या है, लेजिस्लेचर है। जैसे दिल्ली है, उसमें स्टेट वो स्टेट नहीं है दिल्ली, लेकिन उसमें लेजिस्लेचर है, मुख्यमंत्री है उसका अलग से, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है उसका। तो वो चीज क्या है, तो सारे के सारे बाकी बचे हुए स्टेट्स और वो यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेचर है। दूसरा जो है 100% होगी कौन सी के लिए, यूटीज जो विदाउट लेजिस्लेचर, ऑब्वियसली जिनके अंडर लेजिस्लेचर नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है जिन यूटीज में, वो ऑलरेडी सेंटर के अंडर ही आती हैं। तो उसमें तो 100% जो है वो सेंटर ही जो है एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करेगा। दूसरा जो है इनके स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज और प्लान कर सकते हैं किस चीज़ को, इंटरवेंशन एरियाज को, जो भी कि आपको रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं। इंटरवेंशन एरियाज जो हैं वो मेजर इंटरवेंशन एरियाज ये यहाँ मेंशन किए हमने। तो अब इन जो ये मेजर इंटरवेंशन एरियाज हैं, इनमें से स्टेट के पास ये फ्लेक्सिबल राइट है कि वो इनमें से किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वो प्लान करके आगे काम कर सकते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें मेजर इंटरवेंशन, तो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन की ये बात करते हैं, जेंडर और इक्विटी होनी चाहिए। अब हम जेंडर डिस्पैरिटी ये सब चीज़ें सुनते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इक्विटी और इक्वालिटी में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊं, इक्वालिटी, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आपने उनको जो है 2-2 खिलौने दे दिए। अब उन दोनों बच्चों को के लिए आप 2 गन ले आए, 2 कार ले आए। अगर आपने दोनों बच्चों को एक गन और 1 कार दे दी, दूसरे को भी 1 गन 1 कार दे दी, ये आपने क्या किया, इक्वालिटी, आपने उनको इक्वल चीजें प्रोवाइड की। लेकिन मान लीजिए उनमें से एक बच्चे को गन पसंद नहीं है लेकिन कार पसंद है, और दूसरे को सिर्फ गन पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से एक ने दोनों गन रख ली और एक ने दोनों कार रख ली। तो अब उनकी फैसिलिटी या उनकी पसंद के हिसाब से जब चीजें मिली तो वो होगी इक्विटी। लेकिन आपने क्या किया था, आपने उनको इक्वालिटी प्रोवाइड की थी। तो इक्विटी और इक्वालिटी में हमें फर्क होना चाहिए, ठीक, पता होना चाहिए फर्क का। तो ये इक्विटी की बात करते हैं, क्योंकि इक्वालिटी में आप बोल देंगे कि आपको जो है मैन और वुमेन में इक्वालिटी दिखानी है, आप उनको जो है अगर मैन को 10 रोटी मिल रही है तो वुमेन को भी मिले, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है 10 रोटी की, ठीक है, उसकी हो सकता है 11 रोटी की रिक्वायरमेंट हो एज पर फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन वुमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो इक्वालिटी जो है वो कई बार काम नहीं करती, लेकिन इक्विटी जो है वो हमेशा काम करती है। तो ये बोल सकते हैं हम कि इक्वालिटी से बेटर कॉन्सेप्ट है इक्विटी का। तो जेंडर और इक्विटी की ये बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। अब फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए टीचर सैलरी के लिए, क्योंकि टीचर की जब हम बात करें तो उसकी कंडीशंस, उसकी जो फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की जाती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि उनका जो है एक इंसेंटिव मिला रहे, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर हो सके। दूसरा है डिजिटल इनिशिएटिव की बात, फिर है आरटीई एक्ट की जो एंटाइटलमेंट है, जिसमें यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स, जो हमने बोला था कि ये आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग भी काम करता है, तो वो भी इसका इंटरवेंशन एरिया हो गया। इंटरवेंशन का मतलब अगर हम देखें तो वो होगा दखल अंदाजी होता है, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, लेकिन यहाँ पे इंटरवेंशन का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे किस किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे भी टीचर की बात की है, तो ये जो डिजिटल इनिशिएटिव है प्लस टीचर से रिलेटेड, तो ये इनका मेन फोकस एरिया है
टीचर और टेक्नोलॉजी वाला। फिर हम मॉनिटर करेंगे कि कितना इवेलुएट करना है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है आपने जो, क्योंकि जब कोई भी स्कीम बनती है ना तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग से रेडी होते हैं। हम जो बाहरी तौर पर हम बोल देते हैं कि ये स्कीम तो फेल हो गई, वो स्कीम की जो फेलियर और सक्सेस है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए थे और उनमें से क्या क्या जो है वो वहां पे सक्सेसफुल हुए हैं। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल्स उन्होंने प्रिपेयर किए हैं उनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कोई भी स्कीम कब सक्सेसफुल होगी और कब जो है फेलियर होगा उसका। दूसरा फिर यही प्रोग्राम मैनेजमेंट, कि आप मैनेज कर रहे हैं उन चीजों को। तो ये जो है ये मेजर इंटरवेंशन एरियाज हैं और स्टेट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है इन सब में से प्रायोरिटाइज करके प्लान करने की कि उनको किस पे काम करना है पहले। अब जो है स्टेट में भी क्या होगा, एक स्टेट इंप्लीमेंटिंग सोसाइटी होगी जो कि इस चीज को इंप्लीमेंट करेगी, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। और ऊपर इसमें क्या होगा, एक गवर्निंग काउंसिल होगी ओवरऑल, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी नेशनल लेवल पे चल रही है। तो गवर्निंग काउंसिल जो है उसके कौन होंगे, चेयरमैन कौन होगा, MHRD मिनिस्टर जो होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर जो होंगे वो गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन होंगे। एक प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो है PAB, ये क्या करेगा, बाकी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे स्टेट से इनसे रिलेटेड उनको अप्रूव करेंगे। तो ये इसके बाद जो अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड आएगा और उसके बाद इसका जो सेक्रेटरी होता है स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे, यानी कि यहाँ जो MHRD मिनिस्टर के अंडर जो होगा वो सेक्रेटरी क्या होगा, इसका हेड होगा। अच्छा, फिर ये स्टेट इंप्लीमेंटिंग सोसाइटी जो है वो क्या करेगी, इसको इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेगी, स्टेट लेवल पे होगी ये। तो ये था समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। आपको इसके फंडिंग पैटर्न, ये जो 2 गोल्स हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये सारी स्कीम्स को ऑलरेडी यहाँ पे ये 3 स्कीम्स जो है यहाँ पे सब स्कीम में आ गई। तो जब बहुत सारी स्कीम एक जगह पे आ रही हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो समग्र शिक्षा, दिस वाज ऑल अबाउट समग्र शिक्षा अभियान। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।